जब पल्प में डिज़ीज़ होती है तो उसका जो सीक्वेंस है, अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो इस तरह होता है कि नॉर्मल पल्प में अगर नॉक्सियस स्टिमुलाई हो जो इन्फ्लेमेशन कॉज करे तो वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस करवाएगा। ये वो स्टेज है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट कर देंगे तो पल्प नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा, नहीं करेंगे तो वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में चेंज हो जाएगा। और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस आगे बेसिकली 4 चीज़ें करवा सकता है या 4 उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि पहला है कि वो सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा जिसमें पेशेंट्स को सिम्टम्स होंगे। दूसरा है कि वो एसिम्टोमेटिक होगा। तीसरा है कि क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस हो सकता है। और चौथा इंटरनल रिजॉर्प्शन है। इनकी डिटेल आगे आएगी। और अगर ये चारों इन चारों की स्टेज पे भी आप ट्रीटमेंट ना करें तो इवेंचुअली नेक्रोसिस हो जाएगा। दूसरा ये कि ये तो एक है कि नॉर्मल आपकी फॉर एग्जांपल केरीज़ की वजह से आपकी डिजीज़ स्टार्ट हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रही है। दूसरा एक सिनेरियो ये है कि आपका ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो टूथ की ख़त्म हो गई है, तो वो डायरेक्टली पल्प नेक्रोसिस की तरफ जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होगी। और एक सेपरेट चीज़ जो है जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं पल्प के अंदर, वो ये है कि अगर इस तरह की स्टिमुलाई आ जाएं जो पल्प को डिजेनरेट कर दें और वहाँ पे कैल्सिफिक स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको कहेंगे कैल्सिफिक डिजेनरेशन या मेटामॉर्फोसिस। दूसरी बात यह कि जो पल्प का रिएक्शन है किसी भी इरिटेंट पे वो इंडिविजुअली वेरी करता है। यानी कुछ पल्प ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं जिनमें इतनी ईजीली डिजीज़ नहीं होती इवन स्टिमुलेंट होने के बावजूद भी, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल ही थोड़े से स्टिमुलेंट पे ही उसमें मतलब पल्पाइटिस स्टार्ट हो जाती है। और कुछ वो होते हैं जिनमें सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो नेक्रोज्ड भी हो जाते हैं फिर भी उनमें सिम्टम्स नहीं आते। जो पल्प की डिजीज़ की क्लासिफिकेशन है वो इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, पल्प डिजेनरेशन हो सकती है और नेक्रोसिस हो सकता है। तो सबसे पहले जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे उसमें पहले आता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस, फिर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के आगे 4 मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। तो जो सबसे पहले रिवर्सिबल पल्पाइटिस वो ये स्टेज है कि माइल्ड टू मॉडरेट आपके इन्फ्लेमेशन होगी पल्प की, जो कि स्टेज पे है कि अगर आप जो स्टिमुलस है उसका वो रिमूव करें तो पल्प अपनी नेचुरल स्टेट में वापस चला जाएगा। यानी वो ट्रीटेबल ना कहें, आप ऐसे कहें कि टूथ रिस्टोरेबल होगा, कि नॉर्मल स्टेट में वापस चला जाएगा। तो उसके कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप केरीज़ ही है, यानी केरीज़ आपकी डेंटिन में पहुंच गई है जिसके नॉक्सियस स्टिमुलाई की वजह से आपका पल्प जो है वो हल्का सा इन्फ्लेम्ड हुआ है, लेकिन पल्प में केरीज़ नहीं पहुंची अभी तक। तो अगर आप उसको ठीक कर दें ऊपर से फिलिंग करके उसकी, तो आपका वो ठीक हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल्स ये हैं कि ट्रॉमा की वजह से हो जाता है, अक्लूजल आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा थर्मल शॉक है, कैविटी प्रिपेयर करते हुए डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। कोई ऐसी फिलिंग है जो थर्मल कंडक्शन करती है तो उसकी वजह से हो सकता है। या केमिकल स्टिमुलस है, केमिकल स्टिमुलस में भी आपके फूड वगैरह आ जाते हैं, पीएच कम हो जिसका, ये वगैरह वगैरह। तो वो बेसिकली ये कहता है कि इंसर्शन के बाद जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि हाई स्पॉट रह जाए फॉर एग्जांपल, इस तरह देख लें, तो पेशेंट अक्सर कहता है कि उसकी वजह से मुझे दर्द रहती है दांत के अंदर। तो वो भी बेसिकली एक हाई स्पॉट की वजह से भी आपकी पल्प की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। वैसे अगर उसके बाद वो कहता है कि सेंसिटिविटी भी होती है यूजुअली, तो वो भी इसी की वजह से है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है कैविटी प्रिपेयर करते, तो जब कैविटी प्रिपेयर होकर फिलिंग हो जाती है उसके ऊपर, तो उसके बाद वो यूजुअली खुद ही 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अब रिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको शॉर्ट शार्प पेन होती है जो कि सिर्फ उतनी देर के लिए होती है जितनी देर के लिए स्टिमुलस लगा होता है। ठीक हो गया फॉर एग्जांपल। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा स्पेसिफिक टू स्टिमुलस होती है, यानी ये खुद ही नहीं हो जाएगी। जिस तरह आगे जब इरिवर्सिबल पल्पाइटिस पढ़ेंगे तो वो उसमें बताता है कि ये स्पॉन्टेनियस पेन भी हो जाती है इसमें, लेकिन रिवर्सिबल पल्पाइटिस में स्पॉन्टेनियस पेन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, हमेशा आपको स्टिमुलस देंगे तो पेन होगी। फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर हीट टेस्ट या कोल्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो जैसे ही आप स्टिमुलस लगाएंगे कोल्ड का या हीट का, तो जितनी देर स्टिमुलस लगा होगा सिर्फ उतनी देर उसको पेन होगी। जैसे ही आप वो हटाएंगे तो पेन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जितनी देर लगाएंगे उसको शॉर्ट और शार्प लास्टिंग पेन, लास्टिंग फॉर अ मोमेंट, यानी थोड़ी सी पेन होगी उसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन पेन शार्प होगी। और दूसरी बात यह है कि इसको डायग्नोज कैसे करें? डायग्नोसिस सिंपली ये है कि जब आप ऐसा दांत फॉर एग्जांपल केरीज़ की वजह से अगर है तो वो आपको थोड़ी सी उसमें कैविटी नज़र आएगी, रेडियोग्राफिकली आप देखेंगे तो ऊपर से मतलब एनामल या डेंटिन तक आपकी केरीज़ गई होगी।
जो पल्प को इन्वॉल्व नहीं कर रही होगी। और दूसरा यही है कि आप कि जो टेस्ट वगैरह होंगे वो आपको पेन देंगे, लेकिन सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर स्टिमुलस लगा होगा उसके ऊपर। और जब आप नॉर्मल दूसरे टेस्ट परफॉर्म करेंगे लाइक परकशन, पैल्पेशन, तो वो सारा नॉर्मल आएगा, क्योंकि ये सब कुछ पेरिएपिकल टिश्यू को शो करता है। तो पेरिएपिकल टिश्यू क्योंकि नॉर्मल होगा तो ये सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने इरिवर्सिबल पल्पाइटिस से करना होता है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस और इसका डिफरेंशियल इस तरह होगा कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की पेन स्टिमुलस रिमूव करने के बाद भी रहती है, जबकि रिवर्सिबल पल्पाइटिस की पेन स्टिमुलस रिमूव करते ही ठीक हो जाती है। रिवर्सिबल की पेन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, इरिवर्सिबल की स्पॉन्टेनियस होती है। इरिवर्सिबल की पेन जो है वो पीरियोडिक भी होती है, यानी रात के टाइम नॉकटर्नल पेन होती है, उसकी रात के टाइम यूजुअली स्टार्ट हो जाती है। रिवर्सिबल की ऐसे नहीं होती। और इरिवर्सिबल की पेन पॉस्चरल चेंजेस से भी होती है, रिवर्सिबल की नहीं होती। फिर हिस्टोपैथोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन देख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में ये होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है पल्प की, तो बेसिकली वहाँ पे हाइपरीमिया हो जाएगा। हाइपरीमिया यानी वहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से। वहाँ पे रेपरेटिव डेंटीन बनी होगी, डायलेटेड ब्लड वेसल्स होंगी, एडीमा फ्लूइड निकला होगा, जो सारे आपके साइंस उसके होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो सारे आपको मिलेंगे इसके अंदर। और ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि आप उसको जो भी स्टिमुलस है, अक्लूजन की वजह से है, ट्रोमेटिक अक्लूजन है, कोई कैविटी प्रिपरेशन की वजह से था तो उसके लिए आप लाइनिंग बेस दे दें, या आपका अगर केरीज की वजह से तो केरीज रिमूव करके फिलिंग कर दें। तो जैसे ही आप उसका स्टिमुलस रिमूव कर देंगे तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, यानी वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का मतलब है कि किसी भी स्टिमुलस की वजह से पल्प में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है और वो इस स्टेज पे पहुंच गई है कि अब रिवर्सिबल नहीं है, यानी वो पल्प अब दोबारा नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा। उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसको रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। दो तरह का होता है ये, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। अब इसमें सिम्टम्स क्या, अच्छा कॉजेज़ इसकी वही है सेम, बस ये है कि वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, यानी रिवर्सिबल से आगे चला जाएगा इरिवर्सिबल के अंदर। उसी तरह केरीज है, उसी तरह अगर ट्रॉमा था तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, कैविटी प्रिपेयर करते हुए ज़्यादा हीट जनरेट हुई होगी और उसके बाद आपने लाइनिंग बेस नहीं दी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बेसिकली ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस ही जो है वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में डिटेरियोरेट होगा, यानी वही आगे जाएगा अगर ट्रीट नहीं करेंगे। तो सिम्टम्स उसके ये हैं कि पेशेंट को पेन होगी उसी तरह की जिस तरह रिवर्सिबल पल्पाइटिस में होती थी। डिफरेंस ये होगा कि ये स्टिमुलस रिमूव करने के बाद भी रहेगी। ये स्पॉन्टेनियसली होगी, बगैर किसी स्टिमुलस के होगी। ये पोस्चरल पेन होगी कि पेशेंट जब मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, खड़ा होगा तो लेटेगा, तो वो प्रेशर चेंजेस की वजह से पेन होगी उसको। ये रिवर्सिबल में नहीं होता। पेशेंट में रेफर्ड पेन हो सकती है, अपर में है तो वो साइनस या टेम्पल में जा सकती है, लोअर टूथ में है तो वो ईयर में जा सकती है। और इसी तरह आपकी नॉकटर्नल पेन होती है, यानी रात के टाइम पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ये है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसका डायग्नोसिस सिंपल है कि इसमें आपको डीप कैविटी मिलेगी, यानी केरीज काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, और जो कि हो पॉसिबल है कि पल्प तक चली गई हो, यानी पल्प एक्सपोज हुआ होगा केरीज की वजह से। दूसरा ये कि जब आप डिब्राइड करेंगे इसको तो अंदर से एक आपको स्मेल भी आएगी डिकम्पोजिशन की वजह से, पस की वजह से। रेडियोग्राफिकली आप देखेंगे तो वही चीज़ नज़र आएगी कि बड़ी सारी कैविटी होगी जिसने पल्प को भी, या पल्प के बहुत करीब पहुंची होगी, या पल्प को इन्वॉल्व किया होगा। उसके अलावा ये कि डिफरेंट टेस्ट जब आप करेंगे तो उसमें आपको पेन के जो सिम्टम्स मिलेंगे वो इस तरह होंगे कि वो परसिस्ट करेंगे स्टिमुलस रिमूव करने के बाद भी। और इस तरह के जो इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग होती है वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में ज़्यादा करंट पे आपको देती है रिस्पांस, और रिवर्सिबल पल्पाइटिस में लेस करंट पे आपको रिस्पांस देती है। फिर यह है कि आपका जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है वो आगे अगर पेरी एपिकल एरिया में चला जाए, यानी एपिकल फोरामेन क्रॉस कर जाए और रूट के इर्द गिर्द वाले एरिया में चला जाए, तो वहाँ पे जब इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे एक बेसिकली एब्सेस बन जाएगी। अब होता यह है कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का जब पेशेंट आता है तो एब्सेस साथ बनी होती है, तो उसमें और सिर्फ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब पेशेंट आएगा एब्सेस बनी होगी ना, तो आप जब करेंगे अपने टेस्ट, परकशन टेस्ट करेंगे, पैल्पेट करेंगे पेरी रेडिकुलर एरिया को, तो आपको वो टेंडर मिलेगा। परकशन पे भी टेंडर होगा, पैल्पेशन पे भी टेंडर होगा। जबकि अगर सिर्फ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा जिसमें पेरी रेडिकुलर एरिया इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो
आपका ये टूथ जो होगा वो परकशन और पैल्पेशन पे टेंडर नहीं होगा। उसके अलावा एब्सेस के साथ आपके ना सिस्टेमिक सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें फीवर होता है या नोज़िया होता है इस तरह, और उसकी वजह से मलेज सा होगा उसको, तो वो भी आपको बताएंगे कि सिर्फ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस नहीं है, अब ये एब्सेस में चेंज हो चुका है। लास्टली मुझे बताता है कि जो पल्पाइटिस की पेन है वो स्टार्ट में इजीली लोकलाइज्ड होती है, यानी पेशेंट आपको हाथ रख के बता देगा कि इस दांत में मुझे दर्द है, लेकिन जब वो सवीर हो जाएगा यानी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस बन जाएगा, उससे आगे चला जाएगा, तो फिर लोकलाइज्ड नहीं रहेगी। फिर पेशेंट सिर्फ यही बता सकता है कि यार मुझे राइट साइड पे दर्द हो रही है, बस ये नीचे वाली साइड में ना, राइट साइड पे कहीं पीछे, तो आपको खुद पता करवाना पड़ेगा कि दांत कौन सा, यानी लोकलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की हिस्टोपैथोलॉजी ऐसे है कि इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। बेसिकली अगर आप आइडिया लेना कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या आपको नज़र आएगा, तो ये होगा कि आपने पीछे भी पढ़ा कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो पार्टली या टोटली जो पल्प है उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी वहाँ पे आपका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा ये कि स्टार्ट में आपके ल्यूकोसाइट्स पहुँचेंगे, ल्यूकोसाइट्स से आके वहाँ पे फैगोसाइटोसिस करेंगे, फैगोसाइटोसिस करने के बाद वो यूजुअली खुद भी डाई हो जाएंगे, और जब वो डाई होंगे तो लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस जो होगा बेसिकली ये पस बनाएगा। अब जब पस बन जाएगी उसके अंदर, तो वो बेसिकली मुख्तलिफ एरियाज़ में बनेगी, एक ही जगह बनी वो होगी, तो उसको आप कह देंगे कि माइक्रो एब्सेसिस बन रही हैं। ठीक है, तो होता ही है कि पल्प चूँकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, तो वो इन एरियाज़ को वॉल ऑफ करेगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ। ठीक हो गया, तो माइक्रोस्कोपिकली ये जो माइक्रो एब्सेसिस बन रही है ये इस तरह नज़र आएंगे कि सेंटर में आपका नेक्रोटिक टिश्यू हुआ करेगा, उसके इर्द गिर्द आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ल्यूकोसाइट्स होंगे, और उसके बाहर आपके होंगे जो फाइब्रस प्रोटेक्टिव कह लें बन रहा है, वॉल ऑफ करने के लिए बन रहा है। जो सेंट्रल पार्ट होगा ना, उसमें आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ पस होगी। तो ये बेसिक हिस्टोलॉजी है इसकी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के अंदर। ट्रीटमेंट इसका सिंपल ही है कि आपको सारा पल्प रिमूव करना पड़ेगा, उसकी एंडो करनी पड़ेगी, यानी आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, और देख लेना आपने ये कि अगर तो टूथ रिस्टोरेबल है, यानी आपने आरसीटी तो कर दिया, उसके बाद टूथ इतना बचा भी है कि उसके ऊपर कोई फिलिंग हो सके या क्राउन हो सके, तो उस सूरत में आपने उसकी आरसीटी कर देनी है, अदरवाइज उसको एक्सट्रैक्ट कर दें, तो वो आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो जाएगी।